आप खुद जमा कीजिए ना सब तमाम लोगों को। आप तो हैं सीनियर लीडर, रिजवान अरशद को लाइए, हारिस साहब को लाइए। आप बोल रहे हैं कि तमाम लीडरों ने मीटिंग नहीं की। आप इन तमाम 10 लोगों को जमा कीजिए। मैं उलमाए किराम को आपके यहाँ पर लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप उलमाए किराम को जमा कर लीजिए। आप उन 10 अफराद को जमा कीजिए एक मैच के तले। पूरे उलमा को मैं फोन करके बुलाऊंगा वहां पे। आप बताइए, जिस दिन आप हमारे तमाम उलमा से वक्त लेके बताएंगे, हम 10 से 14 लोगों को लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। ज़मीर अहमद खान साहब के साथ जो लोग हैं, हाँ। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, ये एक साहब BK अल्ताफ हैं, वो KMDC के चेयरमैन हैं। वो मेरे ताल्लुक से कह रहे थे कि मेरे पास काला चिट्टा है उबैदुल्लाह शरीफ का, मेरे खिलाफ जो है लोकायता में केस हुआ था 2005 में। केस क्या हुआ वो तो बताइए। केस हुआ था, वो कुछ कागजात दिखा रहे थे, तो मैं भी ये कागज दिखा रहा हूं। 2008 में कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी, और जिस शख्स ने ये कहा था कि 75,000 रुपए उसने दिए थे, वो 75,000 रुपए कोर्ट ने जब्त कर ली। अच्छा, 75,000 रुपए पे आपको ये किया था? हाँ। जी। तो अब वो अल्ताफ साहब हो या हमारे रान पाशा साहब हो, मेरी दुआ है अल्लाह से कि उनकी मोहब्बत ज़मीर अहमद खान साहब से हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने जो उनके खिलाफ उनकी शान में जो गुस्ताखियाँ की वो भी सुना है हमने। आज उतनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि ये इमरान पाशा हो या हमारे BK अल्ताफ हो, ये बहुत मजबूत लोग हैं, बिल्कुल बॉडीगार्ड्स और इसके साथ घूमते हैं वो सिक्योरिटी के साथ। अब मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं अकेला घूमता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा डर के रहना है, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अच्छा। वो आके सलाम किए, मैं जवाब दिया, खामोश मैं बैठ गया। मैं नाश्ता कर रहा था। जिस बदतमीजी से उसने मेरे साथ बात की, वहाँ पे जो है हमारे कांग्रेस के वर्कर्स भी थे। मैं इस वक्त बहुत ही समझदारी से काम लिया, इसलिए कि ये शख्स जो है वहाँ SDPI के लिए आया था और हम लोग कांग्रेस के काम कर रहे थे। कहीं SDPI वर्सेस कांग्रेस का ना हो जाए। हमने नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आलमी सतह की सियासत में गर्मी है, हमारे कौमी सतह की सियासत में गर्मी है। वजह उसकी ये है कि बंगाल के रिज़ल्ट्स आने हैं, तमिलनाडु के रिज़ल्ट्स आने हैं, आसाम के रिज़ल्ट्स आने हैं। टीवी उठाएंगे तो हर तरफ एग्ज़िट पोल्स की भरमार है। ऐसे में सबसे ज़्यादा हमारे कर्नाटक में एक ख़ास मौज़ूए बहस रहा, जहाँ के एक ही रुकन असम्बली के इंतखाबात हुए, लेकिन इस इंतखाबात होने से पहले, होने के बाद, रिज़ल्ट आने से पहले बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी में सियासी शऊर इस कदर पैदा हुआ है कर्नाटक में कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारी चीज़ें इत्तेहाद पैदा कर रही हैं या उन धड़ों के चेहरों को साफ और वाज़ेह तौर पर साफ कौम के सामने ला रहे हैं कि कौन किसकी जानिब खड़ा है। ये सारी चीज़ें उसी वक्त हम लोगों के सामने आते हैं जब हम सियासत में रहने वालों से, सियासत को करीब से देखने वालों से, किसी अखबार से जुड़े हुए अफराद से गुफ्तगू करते हैं तो बात समझ में आती है। ऐसे में हमारे शहर बेंगलुरु के एक मशहूर व मारूफ अखबार पासबान, जो बहुत पुराना अखबार है, उनके एडिटर इन चीफ उस अखबार के और कांग्रेस पार्टी से देरीना ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने वाले जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब दूसरी मरतबा हमारी स्टूडियो से आपसे इस वक्त जो है मुखातब हो रहे हैं। हमने उनको दावत दी है इसी जो है रियासत कर्नाटक में होने वाले सियासी बदलाव के तनाजुर में बात करने के लिए। जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एक मरतबा फिर हमारी स्टूडियो में। मैं पहले ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्या हो रहा है, फिर आपके जवाब से मैं सवाल निकालूंगा, आपके सामने रखूँगा। मैं खाली हाथ बैठा जी। तो क्या हालात हैं इस वक्त दावणगेरे के पास? जी जी। देखिए, दावणगेरे और बागलकोट दो जगह जो है असेंबली इंतखाबात कर्नाटक में ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं।
2 में जो है दावणगेरे साउथ में जो है तकरीबन 80,000 मुस्लिम वोट्स वहाँ पे हैं। तो कई मरतबे जो है जब भी असेंबली इलेक्शन आते वहाँ जो है मुसलमान टिकट मांगते थे और कई वजूहत की बिना पे हमको नहीं मिली टिकट, क्योंकि शामनूर शिवशंकरप्पा जो है वो वहाँ के सिटिंग एमएलए थे, तो हमेशा जो है उनको ही मौका मिलता था। शामनूर शिवशंकरप्पा जी को सबसे पहले 1994 में टिकट दिलाने वाले जनाब मरहूम CK जाफर शेख साहब थे। अच्छा। उसके बाद मुसलसल वो एक बार MP बने, फिर जो है MLA, और इस बार भी जो है जब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो कांग्रेस में जितने भी मुस्लिम सियासी कायदीन हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, MLCs हैं, MP हैं राज्यसभा के, सब ने मिलकर एक ही जुट होकर जो है कांग्रेस से, सिद्धरामैया साहब से, DK शिवकुमार साहब से, कांग्रेस हाईकमांड से जो है ये दरख्वास्त की, ये डिमांड किया कि ये सीट जो है मुसलमान को दी जाए। और सब मिलकर जो है जनाब ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर की लीडरशिप में ये तय किया कि वहाँ जो है सब मिलकर जो है एक नाम देंगे जनाब जब्बार साहब का और उनके लिए टिकट मांगेंगे। अच्छा। जबकि वहाँ कई लोग जो है ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैंने सुना कि 7 नाम पेश किए थे। जी, 7 नाम एप्लीकेशंस आए थे, उन्होंने मांगा था, लेकिन नाम एक ही दिया है। इससे हमारी क़ियादत की जानिब से चॉइस एक था, आपने चाहने वाले 7 थे। अच्छा। हाँ। इलेक्शन के बाद जो है सलीम अहमद साहब और रिजवान अरशद साहब हम सबको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कांग्रेस ऑफिस में। उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि हमने एक ही नाम दिया है। कौन? सब मिलकर। जब्बार साहब का। जब्बार साहब का। जब्बार साहब चूंकि 3 मरतबे MLC थे और उनका टर्म अभी 3 साल तकरीबन बाकी है, और भी कई वजूहात थी, उसकी बिना पे उनको देना मुनासिब नहीं समझा। हमने दूसरा, तीसरा, चौथा नाम देने में थोड़ी हमारे से गलती हो गई, हमारी क़ियादत से। तो बाद में ये भी पता चला कि कुछ लोगों ने जाकर जो है दूसरा नाम दिया एक और साहब का जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थे, वहाँ के नहीं थे। बाद में जैसे ही ये हुआ तो सुरजेवाला साहब दिल्ली से आए, तमाम मुस्लिम लेजिस्लेचर्स, MP, इनके साथ एक मीटिंग की, उनको कहा। इसके बीच में जो है जैसे ही हमने ये टिकट पहल जो है हमारे कायदीन से ही, मुस्लिम कायदीन से हुई कि मुसलमान को टिकट दी जाए। फिर पता नहीं कैसे कुछ उलमा मिलकर हमारे मकसूद इमरान साहब की क़यादत में शायद या हतमी, शायद या यकीनी तौर पे नहीं, यकीनी तौर से उनकी ही उसमें गए होंगे, उनके साथ थे। हाँ, दूसरे उलमा इकराम, दूसरे उलमा भी थे उसमें, जिसमें जो है हमारे इफ्तिखार अहमद कासमी साहब थे, ज़ैनुलाब्दीन साहब भी थे, एक साहब जो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं मौलाना, वो भी थे, एक और साहब जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के मेंबर हैं, तनवीर पीर हाशमी साहब, ये भी थे। इन सब ने जाके सिद्धरामैया साहब और खारगे साहब से कहा कि मुसलमान को टिकट देना है। अब हमें ये नहीं मालूम उन्होंने 4 नाम दिए, 5 नाम दिए, 1 नाम दिया, लेकिन उन्हें यहाँ हमें इतना मालूम है कि उन्होंने कहा कि एक मुसलमान को सीट देनी है। इन उलमा इकराम से कोई नाम नहीं गए? आपको पता नहीं? मुझे नहीं पता नहीं है उसका, लेकिन जब्बार साहब का नाम था उनके ज़हन? वो भी नहीं मालूम मुझे। अच्छा। वो भी नहीं मालूम मुझे। हालांकि जब्बार साहब से जो है हमारे तनवीर पीर हाशमी साहब के बहुत करीबी ताल्लुकात, हो सकता है उन्होंने कुछ कहा तो हो, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो है हमारे सुरजेवाला साहब ने हाई कमांड से ये कहा कि वहाँ के उलमा भी चाह रहे हैं और वहाँ के MLAs भी चाह रहे हैं, और ये जो है सिर्फ एक नाम आया है। तो कई वहाँ पे तबादला ख्यालात हुए होंगे, डिस्कशंस हुए होंगे। सुरजेवाला साहब
फिर आकर जो है हम सबसे मुलाकात की, एक मीटिंग लेजिस्लेचर्स के साथ, एक मीटिंग ऑफिस बेरर्स के साथ, हम सबको बैठा के उन्होंने कहा कि मैं आपके ख्यालात और आपके जज्बात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास। जो भी हो फैसला, हमको जो है वहाँ जो भी नुमाइंदा होगा उसको जिताना है दोनों जगह। ये बात हुई तो सबने भी उसको इनकार कर लिया। बाद में एक और मीटिंग हुई जिसमें हम लोग नहीं थे, वहाँ ये तय हुआ कि जो है ये टिकट जो है शामनूर शिवशंकरप्पा के पोते समर्थ शामनूर को दे रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम कायदीन मौजूद थे। तो सुना कहा जा रहा है कि वहाँ से सब ने मान कर उठा कि ठीक है। तो उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। एक नुमाइंदा वहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट एक साहब खड़े हो गए थे, पहलवान। कांग्रेस को क्या तकलीफ हो गई एक मर्तबा मुसलमान को वहाँ टिकट दे देते? क्या देखिए ऐसा है, यहाँ पे एक जो भी बाई इलेक्शन होता है, जिसका इंतकाल होता है उसी के घर में किसी न किसी को टिकट देते हैं। जबकि बागलकोट में मेटी का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे को टिकट दे रहे हैं। यहाँ शामनूर शिवशंकरप्पा का हुआ तो यहाँ भी जो है 2 साल बाकी हैं अभी। तो इन्होंने कहा कि 2 साल अब जो है बाकी है उनको दे देते हैं। 2028 में इलेक्शन होने वाले हैं, 2028 में जो है मुसलमान को कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे कैसे उन पर यकीन कर लें जी? ये दुनिया तो यकीन पर कायम है। नहीं देखिए, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे कांग्रेस से या दीगर किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना नहीं। नॉर्मल एक आदमी सोचता होगा कि इतने सालों से हमने इनको जो है वोट दे करके कामयाब कर रहे हैं, कम से कम ख़ानदान वाले तो जो है बोल देते चलो भाई मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं, इतने साल तक हमको कुर्सी। मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कैंडिडेट के जो वालिद हैं एस मल्लिकार्जुन, वो वहाँ मिनिस्टर भी हैं और ज़िला इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई और नाम दीजिए, तो हम नाम देने में नाकाम रहे। नहीं मतलब जब्बार साहब के साथ कोई जब्बार साहब को कोई लेने को तैयार नहीं था या पार्टी उनको देना नहीं चाह रही थी? वहाँ जो है कुछ इख्तलाफात जब्बार साहब और मल्लिकार्जुन में भी थे, ये है असल चीज़। लेकिन जब्बार साहब के ताल्लुक़ से ये भी है कि वो उनकी मकबूलियत इतनी नहीं है कि वो दूसरी कौम के वोट ले सकें, क्योंकि 80,000 वोट में पोलिंग कितनी होगी मुसलमानों की? सिर्फ मुसलमानों के वोट से हम नहीं जीत सकते, हमें गैर मुसलमानों के भी वोट चाहिए। और बीजेपी का जो वहाँ कैंडिडेट था वो जो है एसटी कम्युनिटी का कैंडिडेट था। तो कई चीज़ें हो सकती है जिसका मैं यहाँ बयान करना बेहतर नहीं समझता, लेकिन कोई भी एमएलए 1-2 छोड़कर कर्नाटक में बगैर गैर मुसलमानों के वोट के कोई मुसलमान नहीं जीत सकता। इसी तरह मुसलमानों के वोट के बगैर भी वो बहुत सारे सीटों पर नहीं जीत सकते, नहीं जीत रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपको तो कुछ सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जब मुसलमान एक जगह सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह गैरों को भी तो सपोर्ट करना है। जी, गैर सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो जो है हमारे 10 एमएलए जीत कर आए हैं। हाँ, लेकिन हमारे मुसलमानों की वोट से भी किसी ज़माने में 22 एमएलए मुसलमान हुआ करते थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो है मुल्क की सियासत बदल गई है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के साथ सही नहीं कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस मुसलमानों के साथ सही कर रही है या बीजेपी सही कर रही है, ये बहस ही नहीं है। यहाँ बहस है दावनगिरी की। लेकिन दावनगिरी ने सबको जो है साफ साफ और वाजे कर दिया कि कांग्रेस मुसलमानों की सपोर्ट में नहीं है। नहीं, ये मुसलमानों देखिए, अगर खुद कांग्रेस चाहती तो कोई लीडर वो खुद पैदा कर, चलो जब्बार को नहीं दे रहे कोई बात नहीं, जब्बार साहब उसके अहल नहीं थे कोई बात नहीं, वो खुद अपनी तरफ से कोई नाम रखते, आपका ही नाम रख देते। देखिए हम सब वहां से नहीं हैं, जो भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी जगह जाके, अरे पीएम मोदी साहब वाराणसी जाकर के जीत सकते हैं। मोदी साहब को और दूसरों को काफी फर्क है। अरे भाई अब मुझे बताइए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वायनाड में आकर के जीत सकते हैं। वायनाड में किसकी अक्सरियत है? मुसलमानों की है ना। तमिलनाडु में कितने ऐसी सीट है, मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। देखिए कांग्रेस बास जगहों पर वो बहुत सही हो सकती है मुसलमानों की जगह पर, लेकिन मिन जुमला तौर पर कौमी सतह पर अगर इस वक्त हाल फिलहाल में अगर देखा जा रहा है तो उसका किरदार बड़ा मशकूक है।
आप माने ना माने, यहाँ मुझे दावणगिरी की एक सीट आएगी नहीं आएगी, उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन यहाँ से वाजे हो गया कि जो है मुसलमानों को लेकर के संजीदा नहीं है कांग्रेस। आप क्या बोलते हैं? यह आपका सोचना है जी। हमारा सोचना ऐसा नहीं है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? देखिए- आप तो सीनियर लीडर हैं, अंदर रहे। नहीं, कई चीज़ों में हम भी खुश नहीं होते। हम्म, 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 जहाँ अपनी आवाज़ उठाना है वहाँ उठाते हैं, हम्म, इसलिए कि इस वक्त बीजेपी जिस किस्म की सियासत मुल्क भर में कर रही है, और ख़ासकर कर्नाटक में वो चाहते हैं कि सारे साउथ इंडिया में उनके लिए ये एक दरवाज़ा है दूसरे रियासतों में घुसने के लिए। हम्म, वो किसी भी तरीके से ये 2 बई इलेक्शंस जीतना चाहती है ताकि एक ट्रेंड सेटअप हो जाए, एक वेव चले कि 2028 में वो जीत सके, मेजॉरिटी में आ सके। और कांग्रेस ये नहीं चाहती। कांग्रेस ये चाहती है कि ये ट्रेंड सेटअप ना हो, 2028 में जो है फिर दोबारा कांग्रेस आए। यही कांग्रेस की सोच है। इसलिए कि 2023 से पहले हुकूमत किसकी थी? यहाँ पे बीजेपी की थी। क्या क्या चीजें आई आप देखते हैं, आपको मालूम है। चलो बीजेपी गई लेके आई, उसको खत्म भी तो कर सकती थी कांग्रेस। कहाँ बताइए कौन सी चीज खत्म? हिजाब के सिलसिले में क्या? हिजाब का मामला जो आपको मालूम होना चाहिए, आप सहाफी हैं, कोर्ट में पेंडिंग है। रिजर्वेशन का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो कैसे उसको ये किया जाए, सॉल्व कर दिया जाए? डीजेहली केजेहली का आज केस वापस ले सकते नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। 2 ईयर रिजर्वेशन का जो मामला है रोका नहीं गया है, हालांकि मामला कोर्ट में है। जो रिजर्वेशन है वो आज भी चल रहा है। उन्होंने जो अमेंडमेंट लाया था उस पे जो है कोर्ट पे गए हैं, कोर्ट में स्टे है, उस पर रिजर्वेशन बाकायदा मिल रहा है। आज बताइए, हिजाब के मामले में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आज कहा जा रहा है कि हिजाब ना पहन के आए, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद। लेकिन मामला कोर्ट में है, वो भी फैसला होगा। जब फैसला होगा, जब हमारी हुकूमत रहेगी, वो हमारे हक में ही होगा। आप केजे हल्ली डीजे हल्ली की बात कर रहे हैं। केजे हल्ली डीजे हल्ली जब ये वाकया हुआ था तो बीजेपी की हुकूमत थी। एक छोटे हादिसे को उन्होंने इतना बड़ा किया बीजेपी ने, और उसे एनआईए के हवाले कर दिया। एनआईए को हवाले करने वाली बीजेपी हुकूमत थी। एनआईए किसके कंट्रोल में रहती है? हुकूमत उनके, बीजेपी की हुकूमत है सेंट्रल में, उनके कंट्रोल में है। आज एनआईए के केसेस में कितने बच्चे जो है आज भी जेलों में मौजूद हैं, हम उसको कैसे विड्रा कर सकते हैं? केजे डीजे हल्ली का केस एनआईए के हाथ में है। बिल्कुल, 55 से ज्यादा बच्चे, अभी भी 32 बच्चे एनआईए के केस में जेलों में हैं। और बाकी बच्चे छूट गए, मुकदमे चल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छे हमारे डिमांड्स हैं, या इसके ऊपर फिक्र करनी चाहिए। ये बई इलेक्शन या इसके बाद ही क्यों इसको उठाया गया, उससे पहले क्यों नहीं पूछा गया? नहीं, बार बार पूछा गया है, लेकिन जवाब नहीं आए। किससे पूछा आपने? अब जिन कायदीन के ऊपर आप जोर लगा रहे हैं, क्या उन कायदीन से आपने कभी पूछा कि भाई ये मसला आपने क्यों नहीं हल किया या क्यों नहीं उठाया? हमारे 2 एमएलए, 2 एमपीस हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं। पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब थे, बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं, कौम से बहुत हमदर्दी है उनसे। थोड़ा भी अगर उलमा जो आज ये कर रहे हैं वो उतना थोड़ा उनके ऊपर दबाव डालते, शायद कई मसले हल हो जाते। नहीं, उलमा ने दबाव डाला है, बार बार गए हैं उनके पास, लेकिन कोई आप सुनने को क्यों तैयार- जाते हैं? आप बार बार जाके उनको बुलाइए ना अपने पास। नहीं, वो तो जमाना गया बुलाने नहीं, का। क्यों नहीं जमाना गया? आपने देखा कभी कोई स्वामी जी आके इनको बोल रहा है कि हमें रिजर्वेशन दो, हमारे ऊपर केसेस हैं वापस ले लो? तो वही तो इल्जामात है उलमा इकराम के कि हमारी बात नहीं सुनी हमारे जा रही है। साहब, मैं वही बोल रहा हूँ, वो ताकत पैदा कीजिए कि वो आपके पास आए। पैदा करने कहाँ दिया जा रहा है? एक सीट पूछ रहे, वो भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, सीट को और उलमा की ताकत को ये मत कीजिए। क्या हुआ? उलमा की ताकत, एक उलमा वफ्द बन करके, जिसमें जमीयत उलमा के सदर हैं, जामिया मस्जिद सिटी के इमाम साहब हैं, हमारे माइनॉरिटी को ये करने वाले खुद कांग्रेस वालों ने उनको जिम्मेदारी दी है। जामिया मस्जिद सब लोगों ने मिल करके, नहीं आप उसको मानते हो नहीं मानते हो, कम से कम मानते हैं लोग। जामिया मस्जिद सिटी को मरकजियत हासिल है, जमीयत उलमा मामूली ये नहीं है। वही बुलाते आप चीफ मिनिस्टर को जी, वही बुलाते आप चीफ मिनिस्टर को, जामिया मस्जिद चीफ मिनिस्टर। क्या आपने कभी नहीं बुलाया उनको? कितने मरतबे हमारे चीफ मिनिस्टर वहां गए, वहीं बुला के उनसे पूछिए कि ये हमारे मसाइल हैं, क्यों नहीं हल किए?
पूछा होगा ना, आपको इल्म नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है, अगर आपको आपके नहीं इल्म में होगा। हो तो जाहिर मुझे सी बात है, बताइए बात कि- चीजें जो है अंदरूनी से, अब आप जमीर अहमद खान साहब के सिलसिले में बोलते हैं, मुझे खुद अंदरूनी सतह पर मेरा होमवर्क है कि उन्हें कई मरतबा जो है बहुत सारे मसाइल पर अंदरूनी सतह पर हल किया है। किसने? जमीर अहमद खान अरे, ने। बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने हल किया है और हमें नहीं मालूम है अब तो उतने बड़े सीनियर लीडरान की, आप मानते हैं नहीं मानते हैं मालूम नहीं, लेकिन एक आम माहौल में बना हुआ है कि जमीर अहमद खान हाँ भाई, हारिस हाँ भाई। अब इन्हीं लोगों की लीडरान की बात अगर नहीं मानी जा रही है तो देखिए, किसके मानेगी कांग्रेस? ना मुझे जमीर अहमद साहब से कुछ ये है, ना हारिस साहब से है, ना रिजवान, ये सब हमारे एमएलएस हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं ये, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं हैं। नसीर अहमद खान साहब को बलि का बकरा क्यों बनाया गया? किसने कहा कि आपको उनको बलि का बकरा बनाया गया? किसने बलि का बकरा बनाया? उनको कांग्रेस की मेंबरशिप से नहीं निकाला गया, उनको एमएलसी से नहीं निकाला। अरे चीफ उनके मिनिस्टर, सुनिए आप, चीफ मिनिस्टर ने उनको पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट किया था। इसी मौके पर क्यों निकाला? कम से कम 2 महीने के बाद निकालते। सुन लीजिए ना, अब 2 लोगों को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया था, गोविंदराज को बनाया गया था और इनको बनाया गया था। स्टेडियम का जो वाकया हुआ उसके लिए जिम्मेदार गोविंदराज को बनाया, उसको कोई नोटिस नहीं दिया, उसको निकाल दिया। कोई स्वामी जी आके नहीं पूछा। KN राजन्ना कोऑपरेशन मिनिस्टर थे, वो एसटी के बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने वोट चोरी के ताल्लुक से उन्होंने कुछ कहा, हाईकमांड से डायरेक्शन आया उनको निकालना, उनका इस्तीफा ले लिया। उनके कोई स्वामी जी नहीं है। नहीं उनके तो सुनिए, ये इस पे मैं बोल देता हूं, उनके तो बहुत सारे लोग हैं अंदर, एक गए तो दूसरे आएंगे, दूसरे आए तो तीसरे हमारे आएंगे। पास भी 10-10, 14-14 कहाँ है बताइए? आप क्या हमारे 10 MLA? अच्छा चलिए, नसीर अहमद साहब को हटा दिया, उसकी जगह पे किसी मुसलमान को लिया, हो सकता है जल्द से जल्द लेंगे। किसको लेंगे? पता नहीं, वो चीफ मिनिस्टर को मालूम है। अच्छा, अभी एमएलसी के पोस्ट से जब्बार खान साहब चले गए, नहीं गए, एमएलसी हैं वो। अच्छा, MLC अभी 2 महीने हैं। बाकी हैं। नहीं, उनको 3 साल बाकी हैं। अच्छा, नसीर साहब को 2 महीने बाकी हैं। हाँ, नसीर साहब की सीट पर एमएलसी के बहुत सारे लोग नजरें टिकाए हुए हैं, बल्कि उसमें आपका एक भी नाम है, ऐसा है क्या? मैंने अभी तक तो नहीं पूछा। पूछने का इरादा है? देखेंगे, अंदाज चलने वाले क्या होगा सियासत में नहीं मालूम। सी नसीर अहमद एक बहुत सीनियर आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, बहुत जज्बाती आदमी है, कौम से बहुत उनको लगाव है, कौम के मसाइल को हमेशा लेकर वो आगे चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चीफ मिनिस्टर की बात को ना मान के जो है चीफ मिनिस्टर की नाराजगी मान ली, इतना ही है। और हो सकता है दिखाने के लिए कि इन्होंने गलती की, मैंने निकाला है, दोबारा ले भी सकते हैं उनको। नहीं, मुझे तो जहाँ तक है मेरा होमवर्क, ये बात सही होना सच होना साबित नहीं, आपसे पूछूंगा मैं। नसीर अहमद साहब के एमएलसी के, चूंकि वो 2 महीने के बाद फारिग हो रहे हैं, तो उस पर कुछ हमारे मुसलमानों की नज़रें हैं। उसको अपने चाहने वालों की सीट हवाले करने के लिए एक वीडियो, जिसका इंटरव्यू मैंने खुद एक शख्स से लिया था जिसके बारे में आप जानते हैं, उसको ज़्यादा फॉरवर्ड करके कुछ लोगों का जहन जो है वहाँ पे बिलखुसूस दारामैया का हो सकता है उनका किया गया है, ताकि अपने हल्के के लोग को वहाँ पर बिठाएं। ये सही है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, सही नहीं। आपके हिसाब से उस एमएलसी की कुर्सी पर किस किस की निगाहें हैं इस वक्त? मुझे कहा जा रहा है कि कई उलमा की भी नज़र है। कई उलमा में कौन कौन उलमा? नहीं मालूम। अगर आप उन उलमा का नाम लेंगे तो फिर उनको निकाले जाने में उनके साजिश का हिस्सा माना जाएगा ना? मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगा। कुछ लोग ये बना करके मौलाना मकसूद इमरान साहब का नाम ले रहे हैं। मुझे नहीं मालूम उनको क्या जरूरत है इस सीट की? नहीं मालूम, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। ये अंदरूनी सतह पर मैं, ठीक है चलिए, कांग्रेस के बारे में एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। उलमा इकराम जब कुछ भी नहीं बोलते तो उन पर मैं खुद कई एतराज़ किया हूँ। मेरे तो वीडियोस देखेंगे, जब कभी भी होता है मैं उलमा इकराम को निशाना बनाता हूँ कि क़ियादत नहीं कर रही। अब वो लोग खुद आगे बढ़ करके बड़ी हिम्मत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैंने कब कहा कि मुझे तकलीफ है? फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे जमहूरियत में हर एक को हक है, किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने का भी हक है, किसी के खिलाफ बोलने का भी हक है। मुझे उससे कोई आपको तकलीफ नहीं? ये कुछ लोग कौन है ये जो वीडियो बना बना करके उलमा इकराम के ऊपर जो है ये निशाना कर रहे हैं? अभी ये लोगों को सियासत याद आ रही है, 2 ही लीडरान के ऊपर करने की वजह से उलमा इतने दिन क्यों आए, जैसे आपने अभी कहा, इससे पहले क्यों नहीं आए? नहीं, मेरा ये कहना है कि उलमा उस दिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो भी कहा, उसमें एक आलिम ने ये कहा कि
बीजेपी आती है तो आने दीजिए, यूपी में क्या होता है, बिहार में क्या होता है, तो वहाँ क्या हो रहा है आपको मालूम है। आप अपने जज्बात का इजहार करते वक्त थोड़ा सा सोच समझकर बोले। कांग्रेस को आप 2028 में लाना है, वोट दिलाना है, नहीं दिलाना है, वो आपकी मर्जी। हमें किसी को उससे कोई ये नहीं है, हम उल्मा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते, या बस हम उल्मा की इज्जत करते हैं। मैं बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ। मैंने हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से सीखा है। वो उल्मा, वो लोग जो उनके खिलाफ भी बोलते थे, उनके पीछे जो है कभी भी वो कैसा है नहीं पूछते थे, वो कैसे है वो कहते थे। हमने ये सीखा है उनसे। तो आप क्या राय देना चाहते हैं? आपको लगता है कहाँ हम गलती कर रहे हैं मिन हैसुल कौम के इस मौके पर? हमें देखिए, कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए या टेबल पर बैठकर कांग्रेस से दूबदू बात करना चाहिए? मैं समझता हूँ आपका दूसरा मशवरा जो है वो सही है, टेबल पे बैठ के रूबरू बात करना चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर के घर मत जाइए, सिद्धरामैया साहब के घर मत जाइए, आप DK शिवकुमार साहब के घर मत जाइए, आपके पास उनको बुलाइए, वो आएंगे। आप उनसे ये मुतालबा रखिए। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि इतना सब हो गया, हमारे उल्मा ने क्या ये कोशिश की कि हमारे पूरे 10 MLAs, MLCs, मिनिस्टर और दूसरों को बिठा के ये बात करें कि भी क्या हुआ, क्यों इनको निकाला गया, कि ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, क्या मामला है इसमें? नहीं, ये लोग खुद आपस में मुत्तहिद नहीं है। नलपाट उठा करके दाढ़ी टोपी वाले को गाड़ी दे देता है। देखिए, रिजवान अरशद एक हवाला दे करके जो है वो सीनियर लीडरान को कहीं वो हाशिए पर लाने की कोशिश, उनकी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। नहीं, देखिए, नलपाट जो है, मोहम्मद नलपाट एक बच्चा है, अभी जज्बाती है, थोड़ा उसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी उल्मा का नाम नहीं लिया, दाढ़ी टोपी वालों की बात की। कई लोग वहाँ जो है दाढ़ी टोपी पहन के घूम रहे थे इसमें दावणगेरे साउथ में। तो आप बोलिए SDPI को डायरेक्ट वो लोग टारगेट कर रहे थे बोल के? SDP को भी नहीं, SDP का देखिए, SDP भी SDPI में भी कुछ दाढ़ी टोपी वाले थे ना, होंगे। उसके उनके अलावा भी जो है हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, SDP को छोड़ के कई लोग उनके खिलाफ घूम रहे थे वहाँ, शायद उनको कहा होगा उसने। और जहाँ तक रिजवान अरशद साहब की बात कर रहे हैं आप, रिजवान अरशद ने कब किसके उल्मा के खिलाफ बात नहीं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उल्मा के खिलाफ नहीं, हाँ, कि जो है उनके खिलाफ जो है उनका इशारा बराह रास्त जमीर अहमद खान था। मैं बिल्कुल नहीं। क्या आपकी नज़र में, क्या आपको इत्तला है कि जमीर अहमद खान साहब ने जो है कांग्रेस के खिलाफ किया? तो इशारा तो उनका उन्हीं की तरफ नहीं, क्योंकि वो नहीं आए। नहीं, नसीर अहमद खान को भी इसी की सजा दी गई, जब्बार साहब को भी इसी की सजा दी गई। देखिए, जब्बार साहब का मामला बिल्कुल अलग है। जब्बार साहब बिल्कुल दावणगेरे के हैं, 3 वक्त MLC रह चुके हैं, एक दिन घर से बाहर नहीं आए। वो हमारी मेहमान नवाजी करना था, उनको नहीं आए वो। और जहाँ तक दूसरे साहब की, आप नसीर अहमद साहब की, नसीर अहमद साहब भी वहाँ नहीं आए, लेकिन वो बागलकोट में थे। उनको एक असाइनमेंट दिया गया था, एक जिम्मेदारी दी गई थी चीफ मिनिस्टर को, वो जो है जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए गए भी नहीं वो। उससे जो है शायद सिद्धरामैया साहब को, चीफ मिनिस्टर को, उनके थोड़ा सा नाराज़गी उनसे है। तो उसके बाद रिजवान अरशद साहब बराह रास्त उनको निशाने पे लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सब गलत है, ये सब प्रेस में और ये यूट्यूब। फिर आप क्यों इसके आप खुद जमा कीजिए ना सब तमाम लोगों को। आप तो हैं सीनियर लीडर, रिजवान अरशद को लाइए, हारिस साहब को लाइए। आप बोल रहे हैं कि तमाम लीडर ने मीटिंग नहीं की। आप इन तमाम 10 लोगों को जमा कीजिए। मैं उलमा इकराम को आपके यहाँ पर लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप उलमा इकराम को जमा कर लीजिए। आप उन 10 अफराद को जमा कीजिए एक मैच के तले। पूरे उलमा को मैं फोन करके बुलाऊंगा वहां पे। आप बताइए, जिस दिन आप हमारे तमाम उलमा से वक्त लेके बताएंगे, हम 10 से 14 लोगों को लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखता हूँ, मैं बात करता हूँ उलमा इकराम को, अलग अलग कॉन्फ्रेंस करने के बजाय ऐसा है। तो नाज़रीन गिरामी, अच्छा एक साथ सवाल और था, मैं फिर आपको मौका मिले ना मिले। एक शख्स के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया था किसी ज़मीन को लेकर के। उन्होंने कहा कि जो है वो सिर्फ उस वक्त, आपने सुना होगा वो, इसमें उसका कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। रज़ाक साहब पर आपने इल्ज़ाम लगाया। देखिए, रज़ाक जो है वो आपके चैनल में ही देखा कि दावणगेरे में एक होटल में मैं जहाँ ठहरा था, वो भी वहीं पे थे। मैं वो आके सलाम किए, मैं जवाब दिया, खामोश मैं बैठ गया। मैं नाश्ता कर रहा था। जिस बदतमीज़ी से उसने मेरे साथ बात की, वहाँ पे जो है हमारे
कांग्रेस के वर्कर्स भी थे। हम्म, मैं इस वक्त बहुत ही समझदारी से काम लिया, इसलिए कि ये शख्स जो है वहाँ एसडीपीआई के लिए आया था और हम लोग कांग्रेस के काम कर रहे थे। कहीं एसडीपी वर्सेस कांग्रेस का ना हो जाए, हमने अपनी ये ली। और जहाँ तक वो ज़मीन का मामला है, उसके लिए एक आप अलग से मीटिंग मुझे यहाँ बुलाइए, तमाम दस्तावेज के साथ, तमाम वीडियोस के साथ, तमाम ऑडियोस के साथ मैं आऊँगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मुझे जो है उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं और हमारे अशरफ साहब वक्फ बोर्ड में हुई कोई गलतियों को लेकर, ख़ासकर वो अनवर बादशाह जो वहाँ उनकी चित्तलदुर्गा में जो एक ज़मीन को लेकर ये हुआ था, उसके ताल्लुक़ से हम वहाँ गए थे, वो ज़मीन को देखा और वहाँ के लोगों ने जो कहा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब उनको देना था। किसको? अनवर बादशाह को। शायद ये आ गए आगे उनके मुशीर बनकर, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे ताल्लुक़ से, और हमारे अशरफ साहब के ज़ाती हमले किए उन्होंने। हम खामोश रहे, मेरे ख़िलाफ़ कई इल्ज़ामात लगाए, मेरे ऊपर ये लोकायता का केस है, मेरा वो है, ये है। मैंने सब सुन लिया। मैंने उनके ऊपर डिफर्मेशन केस फाइल किया हुआ है। एक भी वो साबित कर दे, एक चीज़ भी साबित कर दे। आज तक डिफर्मेशन केस में वो नहीं आए। 2 दिन पहले भी केस था, वो नहीं आए। उनके पास कोई सबूत हो, चले जाके वो कोर्ट में जमा कर दे मेरे खिलाफ। मैं उसके लिए तैयार हूं। ये जो है, अब ये वीडियो आने के बाद भी जो है कई लोग इतनी गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियो छोड़ रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना मेरे लिए मेरे शाय निशान नहीं है। मैं ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन जिस लीडर के हक़ में वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उस लीडर ने इनको नहीं कहा होगा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, ऐसे बातें कहें। लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारी इमेज को कुछ धक्का नहीं पहुंचता, लेकिन उस लीडर की इमेज को धक्का पहुंचता है कि उनके चाहने वाले, उनके मुरीद, उनके भक्त किस किस्म के हैं। यानी आपको ज़मीर अहमद खान के खिलाफ बना करके पेश किया जा रहा है क्या? ऐसा ही कर रहे हैं। अरे आप रिजवान अरशद साहब के साथ हैं? मैं सबके साथ हूँ। आप ज़मीर साहब के साथ हैं? ज़मीर साहब के साथ? मैं सबके साथ हूँ। हारिस साहब के साथ हैं? बिल्कुल हूँ। रिजवान साहब के साथ हैं? बिल्कुल हूँ। तो फिर क्यों आपको ऐसा बना? तनवीर सेठ साहब के साथ हूँ। तनवीर सेठ साहब से तो मेरा बहुत ज्यादा ये है, उनके वालिद का मैं प्रोडक्ट हूँ मैं। हमारी आंखें तरस रही है आज के कि एक और अजीज सेठ, एक और जाफर शरीफ नजर आ जाए। लेकिन जाफर शरीफ पे भी बहुत इल्जाम, उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया, कम्युनिटी को। ठीक है, उसके ऊपर एक और बहस करेंगे। वैसी क़यादत भी नहीं मिलेगी आपको। आप बोल रहे हैं रिजवान साहब के साथ हैं और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जो है जाफर शरीफ साहब को जो है कमजोर करने में बहुत बड़ा हाथ था उनका। जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया उस वक्त जाफर शरीफ साहब कहाँ थे? जाफर शरीफ साहब के खिलाफ कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है? ये लोग जो बातें कर रहे हैं, इनको उस बात का इल्म ही नहीं है। रिजवान अरशद कब आए? जब मई 96 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त जो है शायद रिजवान अरशद स्कूल में पढ़ रहे थे। इनके वालिद ने तो नहीं की थी क्या? रिजवान अरशद के वालिद क्या जाफर शरीफ के नहीं, वो मैसूर के थे। ये जाफर शरीफ साहब यहाँ इलेक्शन लड़ते थे। जाफर शरीफ साहब के खिलाफ किसी ने नहीं किया। जाफर शरीफ साहब के खिलाफ जो इलेक्शन लड़े थे वो सीएम इब्राहिम साहब ने लड़ा। अच्छा, रिजवान अरशद साहब पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो सीनियरिटी को ख़त्म करके जो कोई अहम तरीन पोजीशन हासिल करना चाह रहे हैं। सीनियरिटी? कौन सी सीनियरिटी बताइए? कौन सीनियर है आप सबसे ज़्यादा? कम से कम सीनियर लीडर जिनको माना जाता है। कौन है? ज़मीर अहमद खान हैं। ठीक है, ज़मीर अहमद साहब को क्या करना चाह रहे हैं वो? ज़मीर अहमद खान साहब आज मिनिस्टर हैं। कोई कह रहा था वो स्टार कैंपेन है, कोई स्टार कैंपेन नहीं है। बड़ी खुशी की बात है हमें कि भी हमारा एक भाई स्टार कैंपेनर है। हमारे एक भाई की जो है कहीं डिमांड हो रही है, और ये कुछ लोग जो है उनकी इख्तिलाफात कब खत्म होंगे? बिल्कुल किसी के इख्तिलाफात ही नहीं है। आप जमा करो ना, इन लोगों को जमा कीजिए ना। नुकसान हो रहा है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से ज़मीर अहमद खान साहब के साथ जो लोग हैं, हाँ। मैं आज एक वीडियो देख रहा था। एक साहब बी के अल्ताफ हैं, वो KMDC के चेयरमैन हैं। वो मेरे ताल्लुक़ से कह रहे थे कि मेरे पास काला चिट्ठा है उबैदुल्लाह शरीफ का, क्या किया था। सही बात है, मेरे खिलाफ जो है लोकायता में केस हुआ था।
2005 में। केस क्या हुआ वो तो बताइए। केस हुआ था, वो कुछ कागजात दिखा रहे थे, तो मैं भी ये कागज दिखा रहा हूं। 2008 में कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी, और जिस शख्स ने ये कहा था कि 75,000 रुपए उसने दिए थे, वो 75,000 रुपए कोर्ट ने जब्त कर ली। अच्छा, 75,000 रुपए पे आपको ये क्या था? हाँ। जी। तो अब वो अल्ताफ साहब हो या हमारे क्या इमरान पाशा साहब हो, मेरी दुआ है अल्लाह से कि उनकी मोहब्बत ज़मीर अहमद खान साहब से हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने जो उनके खिलाफ उनकी शान में जो गुस्ताखियाँ की वो भी सुना है हमने। आज इतनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हमारे, वो तो उनके मुखालिफ थे ना। आज बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे। अच्छा, सियासत में किसी का कोई भरोसा नहीं, कब किसके करीब हो जाए क्या पता। अब 1 साल पहले जो है हमारे इमरान पाशा, उनके वालिद मेरे अच्छे दोस्त, उनके ताया मेरे अच्छे दोस्त मरहूम। अब इमरान पाशा जिस जोर से कह रहे हैं कि होशियार हो जाओ, मैं ये करता हूँ, मुझे डर भी हुआ, काफ़ी लोग डर गए, क्योंकि ये इमरान पाशा हो या हमारे BK अल्ताफ हो, ये बहुत मजबूत लोग हैं, बिल्कुल बॉडीगार्ड्स और इसके साथ घूमते हैं वो, सिक्योरिटी के साथ। अब मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं अकेला घूमता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा डर के रहना है, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अच्छा। नहीं, सब लोग कांग्रेस में ही है और ना। कोई कह रहे थे कि आप ज़मीर अहमद खान साहब से डर गए हैं। अरे भाई, डरना तो हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवाय किसी से डरना नहीं है। मैं बेंगलोर में ही पैदा हुआ हूँ और मैं एक ही पार्टी में हूँ, कभी पार्टी नहीं बदला हूँ, मुझे कुछ मिले या ना मिले। अब इस उम्र में क्या करेंगे हम, बस इतना चाहते हैं। और मेरे खिदमत क्या है, मैं क्या वो एक वीडियो बना के डालूं या लोगों को बताऊं कि क्या मेरे खिदमत हैं। कोई पूछता है कि लॉकडाउन के वक्त तुम कहाँ थे, कहाँ घुस गए थे, इतने गंदे। आप देखिए तो शर्म आती है मुझे कि ये सब जो है किसी के मुरीद हैं, किसी के शागिर्द हैं, किसी के फैन हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन पे इफेक्ट होता है। सही बात है। खैर नाज़रीन गिरामी, ये हमारी आज की सियासत है और बहुत सारी गुफ्तगू उबैदुल्लाह शरीफ साहब से वाबस्ता जो है ज़हनी तौर पर जो आए आपके सामने रखे हैं। सीधी बात, कोशिश यही करता है कि जो है वो मुस्लिम लीडरशिप एकता हो जाए। कोशिश करेंगे हम लोग उलमा इकराम को लेकर कि जब उनके आते हैं तो उस पर कमेंट्स आते हैं, तबसरे आते हैं। सीनियर लीडरान जब जो है कुछ बोलते हैं तो उस पर कमेंट्स आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सियासी इख्तिलाफात रखते हैं तो संजीदगी से रखें, हद में रह कर के रखें, बड़ों के अदब के साथ रखें। ज़ाहिर सी बात है, सबके जहन, सबका सोचना ये एक नहीं हो सकता। ख़ुद अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर सबको अलग अलग बनाया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारी सोच एक दूसरे के साथ मिले। लेकिन जब हम किसी पार्टी से किसी अहम तरीन ओहदे पर फाइज हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी वजह से मिल्लत और कौम का फ़ायदा हो। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ऐसे संजीदा फ़ैसले लिए जाएँ जिससे जो है कौम के फलाह व बहबूदी की बात हो सके। इस वक्त बहुत सारे सवालात जो थे हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब से मुझे भी जहन में आ रही थी, बहुत सारी बातें मैंने रख दी हैं। कोशिश होगी कि इसी तरह से अगले भी मरहलों में आप लोगों के सामने कर्नाटक के असल सियासी हालात, अंदरूनी सतह पर होने वाले इख्तिलाफात और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मुत्तहिद होकर उस पर गुफ्तगू की जाए। मुझे और जनाब उबैदुल्लाह साहब को ज़रूर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।